नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एफओ में एग्रोनॉमी का 8वां लेक्चर। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो हमारा अल्टीमेट बैच खरीदना, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना, तो उसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1,000 रुपये का पेमेंट करना है। इस 1,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपको ये जो कोर्स मिलेगा, इस कोर्स में आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये ढेर सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं, जो आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रखे हैं, इनमें जो भी आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अच्छे से उसके सबकी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपको हर लेक्चर के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। लगभग लगभग आपको 600 घंटे से ज़्यादा की क्लास इस पे आपको मिलने वाली है। ये कोर्स जो आपका होने वाला है, ये कोर्स पूरे का पूरा 1 साल का होने वाला है। तो अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आप एक बार हमारे ये कोर्स परचेज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो। इस कोर्स को आप कौन-कौन खरीद सकते हो तो मैं बताऊँ। अगर आप लोग किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर माना जा रहा है और जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी एग्जाम पूरे भारत में अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, तो आपका ये जो बैच होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट बैच होने वाला है। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको रिवीजन के लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो नोट्स में टेबल होगा, डायग्राम होगा, चीजें बात करने के अलग-अलग ट्रिक्स होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइलाइटेड होंगे, फिगर्स होंगे, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ और आसानी से आप इसको मेमोराइज़ कर पाओ। क्योंकि पढ़ना समझना दूसरी चीज़ है और एग्ज़ाम में टिक लगाना दूसरी चीज़ होती है। तो आपको सब कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। एक बार आप इसको खरीद के पढ़ लो, ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं और से कुछ भी खरीद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्रीकल्चर के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको इस कोर्स को परचेज़ करना है। परचेज़ करने के लिए क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको मात्र 1,000 रुपये का पेमेंट करना है। इसके अलावा आपको जो कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास संपर्क कर सकते हो। जब आप हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज से या फिर आप फ़ोन करके हमें व्हाट्सएप से संपर्क करोगे, तो आपको जो कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी तरीके की आपको समस्या आ रही है, तो उसके आपको पूरे समाधान इस व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड कराए जाएँगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ते हैं क्या है। अपन जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात करा था मॉडर्न कन्वेंशनल मेथड ऑफ टिलेज की बात हो रही थी, वो मैंने खत्म कर दिया। क्या थोड़ा-सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है इसको समझते हैं। मिनिमम टिलेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस अप्रोच एडवोकेट्स फॉर ग्रोइंग द क्रॉप यूजिंग ओनली ए एब्सोल्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ टिलेज नेसेसरी। ध्यान से समझना, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड ऑफ टिलेज है, उसमें हम एक बार प्राइमरी टिलेज करते हैं और 2 से 3 बार सेकेंडरी टिलेज करते हैं, फिर हम एक अच्छा सा सीड बेड बना पाते हैं। क्यों- अब क्योंकि हमको ये 3 से 4 जुताई करनी पड़ रही है अपने खेत की, उसके लिए हमको पर्याप्त मात्रा में संसाधन और पर्याप्त मात्रा में टाइम की जरूरत होती है। कई बार हमारा कंडीशन ऐसा होता है, एक फसल और दूसरे फसल के बीच में या तो हमें टाइम नहीं मिल पाता, या फिर हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते कि हम इतना जो फील्ड प्रिपरेशन है इतना कर पाएँ। तो उसके लिए फिर एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि इन जो 3 या 4 जो हम टिलेज कर रहे हैं, एक प्राइमरी टिलेज और 2 से 3 जो सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं, इनमें से अगर हम कुछ 1 या 2 टिलेज कम कर पाएँ, कहने का मतलब एक ही बार में जुताई करके खेत तैयार कर लें या 2 बार में करके तैयार कर लें, तो इसी फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम टिलेज बोलते हैं। क्योंकि जब हम बार-बार जुताई करते हैं, तो बार-बार जुताई करने के कई ढेर सारे फायदे भी हैं और ढेर सारे नुकसान भी हैं। तो ढेर सारे फायदे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। नुकसान में ये भी एक नुकसान होता है कि जब हम बार-बार टिलेज करते हैं, तो हमारे जो साल की प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है।
इसके साथ साथ एक आवश्यकता से ज्यादा अगर हम टिलेज करते हैं तो हमारे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, प्रॉपर सीड का जर्मिनेशन और प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ हो नहीं पाती। और बार बार अगर टिलेज करते हैं तो उससे पैसा जो लगेगा वो दूसरी। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम कम से कम जुताई में, ठीक, कम से कम टिलेज करके एक अच्छा सीड बेड प्राप्त कर पाए जिसपे हमारा सीड का जर्मिनेशन अच्छे से हो पाए। इसमें हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है, टू प्रिपेयर ए गुड सीड बेड, एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर करना, इंश्योरिंग रैपिड जर्मिनेशन, जिसकी वजह से एक अच्छा सा जर्मिनेशन हो पाए और सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड हो पाए एक फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन के साथ साथ, जिसमें मिनिमम सॉइल डिस्टरबेंस पैदा करा जाए। ध्यान से समझ रहे, मिनिमम टिलेज में सॉइल को मिनिमम डिस्टर्ब किए बिना, मिनिमम डिस्टर्ब किए मतलब हम ये, हमारा ये दिमाग में होता है कि सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए जिससे कि एक अच्छा सीड बेड बन पाए और वहां पर एक अच्छी सी क्रॉप ग्रो हो पाए। यही हमारे दिमाग में बिल्कुल होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारे मेथड है 3 से 4 बार जुताई करने वाला, इसको हम अवॉइड करते हैं और प्रयास करते हैं एक जुताई या फिर 2 जुताई में ही हमारा जो सीड बेड है वो प्रिपेयर हो जाए और दूसरी जुताई जो हम कर रहे हैं उसी समय हमारा प्रयास होता है कि हम सीड भी स्विंग करते हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम टिलेज बोलते हैं। हाउ टू रिड्यूस टिलेज, जैसे मैंने बोला कि मिनिमम टिलेज में हम टिलेज को रिड्यूस करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो टिलेज को हम कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम जो चीज जो 3 या 4 टिलेज में जो चीज हो रही थी वो अगर हमको 1 से 2 टिलेज में लाना है तो हमको कुछ तो चेंजिंग करनी होगी ना, जिससे हम कि एक ही 2 टिलेज में वो चीज हम पा पाए जो पहले हम 3 से 4 टिलेज में पाते। तो उसके लिए क्या करेंगे, ओमिटिंग नॉन बेनिफिशियल ऑपरेशन, कुछ ऐसे ऑपरेशन हम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं और यील्ड में इनका, क्रॉप की अच्छी से यील्ड में इनका बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, तो उनको हम सीधे सीधे ओमिट कर देते हैं, मतलब उस प्रक्रिया को करेंगे ही नहीं। इसके साथ साथ कई बार हम 2-3 प्रक्रियाओं को एक साथ अपना लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि 1 से 2 बार टिलेज करके ही हम बो देते हैं। तो इसमें जो पहला टिलेज करते हैं ये तो अपना प्राइमरी टिलेज हो गया, ये तो मेन है, इसको तो करना ही पड़ेगा। और सेकेंडरी टिलेज में हम क्या करते हैं, एक पल्वराइजर का उपयोग करते हैं। पल्वराइजर मतलब जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जिसको हम रोटावेटर या जायरोवेटर कहते हैं, उसका उपयोग करेंगे। और उसी के साथ साथ बिल्कुल सेम टाइम पे आगे आगे रोटावेटर चलेगा और पीछे पीछे सीड ड्रिल मशीन चलेगी। तो आपका क्या होगा, मिट्टी पल्वराइज भी होती जाएगी और पीछे जो सीड है उसकी सोइंग भी होती जाएगी। तो या तो हम जो नॉन बेनिफिशियल ऑपरेशंस हैं या तो उनको हम ओमिट कर दें और या तो फिर हम किसी 2 ऑपरेशन को एक साथ मिला दें, जैसे सेकेंडरी टिलेज और सोइंग को हमने एक ही साथ कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम कम से कम समय में एक अच्छा सीड बेड प्राप्त करके अपनी अगली फसल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा कुछ है एडवांटेज, मिनिमम टिलेज के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उनको हम पारी पारी से देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं मिनिमम टिलेज के। तो सबसे जो पहला एडवांटेज है कि इससे सॉइल की कंडीशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है। कई बार क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट reduces in situ in their original place, enrich the soil with organic matter, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छे से डिकम्पोज होते हैं और सॉइल की कंडीशन इंप्रूव होती है। ये इससे सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये भी इन्हांस होती है, इनफिल्ट्रेशन इंक्रीज होता है जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ता है और रिड्यूस रूट रेजिस्टेंस, अच्छे से रूट का जर्मिनेशन हो पाता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी जो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट हो चुकी है वो अच्छा हो जाएगा, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा जिससे रूट का ग्रोथ अच्छे तरीके से होगा और रूट का डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके साथ साथ लेसर सरफेस रन ऑफ, जब हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो इससे क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो थोड़ी सी पल्वराइज हो जाती है तो इससे इन्फिल्ट्रेशन होता है और रन ऑफ जो है यानी कि जो बरसात का पानी हमारे खेतों से बहता है
उसके बहने की प्रक्रिया थोड़ी सी कम हो जाती है और हमारा जो पानी है वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, बोले तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, खेत से बहता नहीं है, या खेत से बहता भी है तो कम बहता है। इसके साथ साथ सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड हमको मिल जाता है, एक अच्छे अमाउंट में हमको फसल की पॉपुलेशन भी मिल जाती है, और लेस कम्पेक्शन और इरोजन भी होता है। आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो आपको उसमें इसमें वो सभी चीजें दिख रही हैं जो एडवांटेज ऑफ टिलेज की होती हैं। यानी कि अगर हम मिनिमम टिलेज हटा भी दें तो भी जितने एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे थे टिलेज में, उतने ही आपको मिनिमम टिलेज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज को पढ़ाना जरूरी है। एडवांटेज में एक एडवांटेज तो टाइम सेविंग हो जाता है जो इसमें लिखा नहीं है। दूसरा आपका हो जाता है कि पैसा बच जाता है। दो चीजें हो जाती हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी। आपका टाइम बच जाता है और बार बार जो फील्ड प्रिपरेशन करने में जो आपका टाइम और पैसा दोनों लग रहा था वो दोनों बच जा रहा है। और साथ में बहुत ज्यादा टिलेज करने से हमारे जो मिट्टी की जो सॉइल स्ट्रक्चर है जो वो खराब होने की नौबत आती है वो भी नहीं होता है। तो ये तीन चीजें मोटी मोटी मिनिमम टिलेज के फायदे होते हैं। आगे अपन हम बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमम टिलेज। कहने का मतलब जो मिनिमम टिलेज है इसके नुकसान क्या क्या। क्योंकि मिनिमम टिलेज कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा है कुछ तो नुकसान है। हमारे पूर्वज इतने बेवकूफ थोड़ी थे कि वो 3 से 4 बार जुताई करते थे, तो कुछ उसके फायदे भी थे। अगर इसके फायदे हैं तो 3 4 जुताई नहीं करेंगे तो उसके जो कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिल रहे थे वो हमें नहीं मिलेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सीड वेड बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो सीड जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो लो हो जाता है। जैसे अगर बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंशनल मेथड से हमने सीड बेड प्रिपेयर किया है, तो अगर मान लो सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज 85% है, तो अगर मिनिमम टिलेज अपनाएंगे तो हमारा जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 80% के आसपास ही रह जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए जहां पर हमको 100 किलोग्राम सीड डालना था वहां पर हम 110 किलोग्राम सीड डाल देंगे। इस तरीके से हम इन चीजों को मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मिनिमम टिलेज हमने कर रखा है तो कई बार जो डिकम्पोजिशन होता है, पुराने जो खरपतवार हैं और पुराने जो फसल के रेजिड्यू हैं उनके डिकम्पोजिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डिकम्पोजिशन अच्छे से हो पाए इसके लिए हमको थोड़ा सा नाइट्रोजन ज्यादा डालना पड़ता है, जिससे अच्छे से डिकम्पोजिशन भी हो पाए और हमारी जो फसल जो हम ग्रो कर रहे हैं उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होते हैं इनका एप्लीकेशन थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। जैसे मान लो कि रिकमेंडेड जो डोज जो है 120 किलोग्राम है, तो अगर हम मिनिमम टिलेज लगा रहे हैं तो 120 की जगह पे 130 या 140 हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसके साथ साथ अफेक्टेड नोडुलेशन, जब बहुत अच्छे तरीके से फील्ड प्रिपरेशन नहीं हो पाती है तो हमारी जो लेग्यूम क्रॉप है उसके अंदर अच्छे से नोडुलेशन नहीं होता है। नोडुलेशन होने के लिए एक प्रॉपर सीड बेड की जरूरत होती है। जैसे मान लो कि अगर हमने कन्वेंशनल मेथड से सीड बेड प्रिपेयर किया है तो एक पौधे में अगर मान लो हमको 100 नोडुल मिल रहे हैं, तो अगर हम मिनिमम टिलेज से करेंगे तो हमको 100 नहीं मिलेंगे, 80 और 70 मिलेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा जो गांठें बनती है, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है रूट में, उसमें भी थोड़ी सी कमी आती है। सोइंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने खरपतवार होते हैं या पुराने क्रॉप के जो रेजिड्यू होते हैं, जैसे राइस के जो रेजिड्यू पड़े रहते हैं, जब ये मिट्टी में पड़े रहते हैं तो इसकी वजह से जब हम वीट की सोइंग करते हैं, वीट की सोइंग तो ये अच्छे से हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जो राइस के रेजिड्यू हैं ये इस खरपतवार को, ये राइस के जो रेजिड्यू हैं ये गेहूं के सीड के प्रॉपर प्लेसमेंट में दिक्कत करते हैं। इसके साथ साथ हर्बिसाइड रिलेटेड इशू होता है। क्योंकि मिनिमम जो टिलेज होता है इसमें वीड को कंट्रोल करने के लिए, बोले तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। अब जब हम हर्बिसाइड्स का उपयोग करेंगे वीड को कंट्रोल करने के लिए तो इससे थोड़ा सा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन भी होता है। मिट्टी में बार बार हर्बिसाइड डालने से मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता है और बाकी जो केमिकल होते हैं ये हमारे फसलों को नुकसान करते हैं इनडायरेक्टली, और उन फसलों को जब हम खाते हैं तो हमको भी नुकसान पहुंचाते हैं ये केमिकल। इसके साथ साथ इट कैन आल्सो रिजल्ट इन द डोमिनेंस ऑफ
persistent perennial problematic weeds that become resistant to common herbicide। अगर हम बार बार मिनिमम टिलेज अपने खेत में करते जा रहे हैं तो कुछ ऐसे पेरेनियल बीट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रजिस्ट होते हैं। उनमें एक बार जब हम हर्बिसाइड डालते हैं तो ये हर्बिसाइड को रजिस्ट कर लेते हैं और ये मरते नहीं हैं, पूरी तरीके से नष्ट नहीं होते हैं। और मिड सीजन में जैसे ही हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी उसी सीजन में ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे और हमारी फसल को दबाने लगते हैं। तो जो पेरेनियल बीड वाली प्रॉब्लम है इसको भी हल करने के लिए हमको एक बार कन्वेंशनल टिलेज करनी ही पड़ती है। कुल मिला के बात यह है कि मिनिमम टिलेज आपका ज्यादा से ज्यादा साल भर में एक बार, अगर साल भर में आप 2 से 3 फसलें ग्रो कर रहे हैं तो उसमें आप एक फसल में मिनिमम टिलेज लगा सकते हैं। अगर साल दर साल आप मिनिमम टिलेज करते जाओगे तो आपकी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होती जाएगी और अल्टीमेटली हमारी सॉइल खराब होगी, उसका जो सॉइल का स्ट्रक्चर होगा वो खराब हो जाएगा और फिर हमारी जो यील्ड है वो भी घट जाएगी। तो एक मात्रा से ज्यादा टिलेज करना भी हमारे सॉइल के लिए हानिकारक और कम करना भी हानिकारक है। तो ये मिनिमम टिलेज एक तरीके का टेम्परेरी सोल्यूशन होता है जो कि एक साल में जब 3 से 4 क्रॉप या 2 क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं तो एक आदमी सोचते हैं चलो थोड़ा सा कम ही टिलेज करके काम चला लिया जाए। आगे आता है मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज कौन कौन से मेथड से करते हैं? पहला तो है रूट जोन टिलेज। ये कैसे किया जाता है? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पुराने क्रॉप के रेजिड्यू दिख रहा हूँ, पुराना क्रॉप का रेजिड्यू यहाँ पर दिख रहा है और हमने नई क्रॉप यहाँ पर लगा दी। अब नई क्रॉप ग्रो करने के लिए हमने जो जुताई करी है वो केवल और केवल उतनी ही टिलेज करी है जहां पर हमको सीड डालना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं किया। ये पूरी लाइन खाली, इस पूरी लाइन पे कुछ नहीं किया, इस पूरी लाइन पे कुछ नहीं किया, इस पूरी लाइन पे कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर और यहाँ पर, केवल बीच बीच में जहां पर रूट होना था केवल हमने वहीं पर मोल्ड बोर्ड प्लाऊ से और पोलराइजर से टिलेज किया है जिससे कि आसानी से हम सीड रिप्लेस कर पाए, सीड का प्लेसमेंट कर पाए। आगे अपना है प्लाऊ प्लांट टिलेज। इसमें क्या होता है, इसमें प्लाविंग भी करते जाते हैं, बोले तो टिलेज भी करते जाते हैं और साथ के साथ उसमें हम सीड की सोइंग भी करते जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, एक आता है जायरोवेटर या फिर रोटावेटर और उसके साथ साथ फर्टी ड्रिल भी आता है। तो रोटावेटर चल रहा है तो वो पल्वराइज कर रहा है मिट्टी को और उसके साथ साथ में सीड सीड ड्रिल चल रही है तो आपके सीड का प्लेसमेंट भी हो रहा है, बोले तो सीड सोइंग भी हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाऊ प्लांट टिलेज, दोनों एक साथ हो रहा है, प्लाऊ भी हो रहा है और प्लांटिंग भी हो रही है। फिर आगे है अपना व्हील ट्रैक प्लांटिंग। व्हील ट्रैक प्लांटिंग कैसा होता है, इस तरीके से होता है, 2 व्हील होता है, बीच में यहाँ पर सीड होता है और यहाँ पर ये जो आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं ये दांत जमीन में गड्ढा करते जाते हैं और सीड इसी में गिरता जाता है और आगे पहिया चलता जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, व्हील ट्रैक प्लांटिंग। ये भी एक मेथड होता है मिनिमम टिलेज का। आगे आता है हमारा नया कॉन्सेप्ट है वो है जीरो टिलेज का। इसका जो इजाद हुआ था वो यूएसए बोले तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 1970 के दशक में एक बार क्या हुआ था, 1970 के दशक में एक बार वहां पर जो पेट्रोलियम है बोले तो डीजल के दाम वो एकाध एक बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वहां पर किसानों ने खेती करने के लिए, क्योंकि खेती करोगे तो ट्रैक्टर चलाओगे और ट्रैक्टर चलाओगे तो डीजल लगेगा ही लगेगा। तो किसानों के पास क्योंकि डीजल की कमी थी तो किसानों ने 1 से 2 बार ही जुताई करके अगली फसल की सोइंग कर दी थी, या बिना जुताई के ही 1 से 2 बार, तो ये तो मिनिमम टिलेज हो जाएगा। बिना जुताई के ही उन्होंने क्या किया, पुरानी क्रॉप पे रेजिड्यू पड़े हुए थे, जैसे ये मान लो पुरानी क्रॉप की ये लाइन थी, इसको हमने काट लिया, खत्म कर दिया, लेकिन अभी इसकी जड़ें और इसके रेजिड्यू पड़े हुए हैं। बीच में हमने यहाँ दूसरी फसल लगा दी, बिना जुताई किए सीधे सीड ड्रिल लेके आए और लगा दिया, यहाँ डाल दिए। तो ये तो हमारा हो गया जीरो टिलेज। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें नो टिलेज वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम मेथड होता है रेड्यूस टिलेज का। यानी कि जो मिनिमम टिलेज या फिर रेड्यूस टिलेज जो हमारा होता है उसका बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज हम कम करते जाते हैं तो कम करते करते हम उसको जीरो पर ला सकते हैं, उससे ज्यादा हम कम नहीं कर।
तो ये बिल्कुल जो रिड्यूस टिलेज होता है उसका बिल्कुल एक्सट्रीम जो फॉर्म होता है उसको हम नो टिलेज बोलते हैं या फिर जीरो टिलेज बोलते हैं। इसकी प्रोसेस कैसे होती है? द क्रॉप इज प्लांटेड डायरेक्टली इनटू अनप्रिपेयर्ड सॉइल। सीड बेड प्रिपरेशन नहीं करते, अनप्रिपेयर्ड सॉइल में ही सीड डाल देते हैं। ओनली ए नैरो प्लॉट ट्रेंच और बैंड इज ओपन जस्ट वाइड एंड डीप इनफ टू अचीव प्रॉपर सीड कवरेज। इसमें चार काम होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है जो क्रॉप रेजिड्यू होते हैं, पुराने क्रॉप रेजिड्यू को रिमूव करना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सॉइल हो जाता है। ठीक, ये तो अपने दो काम हो गए। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा होता है प्लेसमेंट ऑफ सीड हो गया। ठीक, चौथा हमारा क्या होगी? कवरिंग कवरिंग ऑफ सीड हो गया। जीरो टिलेज में ये चार काम होते हैं और ये चारों काम एक ही साथ होते हैं। पहले एक बार क्या होगा, जब ट्रैक्टर चलता है तो एक चारों काम एक साथ होते जाते हैं। एक ऐसे ऐसे नाली बनती हुई जाती है, तो जो नाली बनाती है वो दो काम करता है। आगे आगे तो वो जो पुराने क्रॉप के रेजिड्यू हैं उनको अगल बगल करता जाएगा, ऐसे एक किनारे करता जाएगा। और उसी के जस्ट पीछे वो खोदता जाता है, जमीन को ओपन करता जाता है। और तुरंत ही जहां ओपन हो रही जमीन वहीं पर पीछे उसमें सीड भी गिरता जाएगा। और सबसे लास्ट में एक पाटा लगा होता है, वो पाटा क्या करता है, फिर मिट्टी से फिर से उस सीड को ढकता रहता है। तो ये तीनों काम एक ही बार में हो जाएंगे। आगे ट्रैक्टर चलता रहता है और पीछे ये सभी काम आपको होते रहते हैं। जब आप बिल्कुल ट्रैक्टर के पीछे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये चारों काम एक ही साथ हो गए हैं। जो हमारा सीड ड्रिल होता है वो इसी तरीके का काम करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो टिलेज बोलते हैं। इसमें जो वीड कंट्रोल है, बोले तो खरपतवार का जो कंट्रोल है, वो केवल और केवल हर्बिसाइड के द्वारा ही करते हैं। इसमें कोई मैकेनिकल डिस्टरबेंस किया नहीं जाता है। इसीलिए वीड को सप्रेस करने के लिए हम केमिकल हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं। इसमें और इसके ऑर्गेनाइजर द टर्म जीरो टिलेज क्वाइंड बाई जेंथ्रोटूल, जिनको हम हार्स वोइन हस्बेंड्री, जिन्होंने बुक लिखी थी, जिनको हम फादर ऑफ जीरो टिलेज भी बोलते हैं। क्या थे इनका नाम? जेंथ्रोटूल था। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। मिनिमम टिलेज की तरीके से जीरो टिलेज भी साल भर में एक फसल में हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जीरो टिलेज हर क्रॉप में जीरो टिलेज ही लगा रहे हैं तो हमारी फसल ऐसे चल नहीं पाएगी। आइडियल कंडीशन क्या होती है जीरो टिलेज की? हर क्रॉप में हर जगह पे हम जीरो टिलेज नहीं कर सकते हैं। जीरो टिलेज करने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस होती हैं। अगर हमारा खेत उन आइडियल कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है तो ही हम जीरो टिलेज करते हैं। जैसे कोर टेक्सचर सरफेस, अगर सॉइल विथ ए सैंडियर कोर टेक्सचर होगा तो होना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरनल जो ड्रेनेज है मिट्टी का वो अच्छा होना चाहिए। और एडिक्वेट रेजिड्यू, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ क्रॉप रेजिड्यू ऑन द स्लैब टू एक्ट एज मल्च। मल्च का काम करने के लिए मिट्टी की ऊपरी सतह पर पुराने क्रॉप के पर्याप्त मात्रा में रेजिड्यू पड़े होने चाहिए, क्योंकि यही मॉइस्चर को रोकेंगे। क्योंकि मिट्टी तो पहले ही कॉम्पैक्ट हो चुकी है तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वैसे ही तो उसकी घट गई है। प्रॉपर एरेशन भी नहीं है तो मल्च ही ये सभी चीजें करने के लिए काम में आता है। तो इस वजह से ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी हम ये पे जीरो टिलेज कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जीरो टिलेज में? जीरो टिलेज में मिनिमम टिलेज की अपेक्षा लो सीड जर्मिनेशन होता है। बोले तो हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था अगर उसमें 85% हो रहा था सीड जर्मिनेशन, मिनिमम टिलेज में 80% हो रहा था, तो हमारा जो जीरो टिलेज है उसमें 70 या 75% ही सीड जर्मिनेशन होगा। बाकी सीड या तो हमारे डेड हो जाएंगे या तो कॉम्पैक्ट मिट्टी में दब के ही वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ लो मिनरलाइजेशन होता है, क्योंकि हमारी जो स्लोअर डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, इस वजह से जो मिनरल है और न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्रॉप को मिल नहीं पाते हैं। बिल्ड अप टू वॉलंटियर प्लांट, ढेर सारे वॉलंटियर प्लांट जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जिनकी हमारे खेत में आवश्यकता नहीं होती, बोले तो खरपतवार ज्यादा उग जाते हैं। जीरो टिलेज में जो खरपतवार, अभी मैंने बताया कि जीरो टिलेज में खरपतवार को रोकना ही रोकना पड़ता है। तो दो दवाएं आती हैं, दो हर्बिसाइड जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं,
प्री प्लांट या फिर पोस्ट प्लांट नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, जिसमें हम कहते हैं पैराक्वाट और डाइक्वाट। इससे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। पैराक्वाट कैसा है? पैराक्वाट जो है वो प्री प्लांट एंड पोस्ट इमरजेंस नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। यानी कि प्लांट के ग्रो होने के बाद या फिर प्लांट ग्रो होने से पहले दोनों में हम ये हर्बिसाइड को डाल सकते हैं। और ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। बोले तो ये जब किसी भी फसल को मारता है तो ये नहीं सोचता है कि ये है क्या। हमारी अगर फसल होगी तो उसको भी नष्ट कर देगा, खरपतवार है तो उसको भी नष्ट कर देगा। ये एक तरीके का कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होता है, मतलब जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएगा, जिस पौधे के कॉन्टेक्ट में आएगा उसी को मार देगा। जैसे अपना जो मचेटी है पेंडीमिथलिन, ये जो है ये एक तरीके का सिलेक्टिव हर्बिसाइड है जो केवल खरपतवार को मारेगा, धान को नहीं मारेगा। धान के पौधे को कोई दिक्कत नहीं करेगा, केवल और केवल खरपतवार को नष्ट करेगा। लेकिन ये पैराक्वाट और डाइक्वाट जो है ये नॉन सेलेक्टिव है। जिस जिस पर पड़ जाएंगे, जिस पौधे पे पड़ेंगे उसी को ये मार देंगे। अगला है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको हम कंजर्वेशन टिलेज बोलते हैं। कंजर्वेशन टिलेज का क्या कॉन्सेप्ट है? अ सिस्टम ऑफ टिलेज desired to leave significant amount of organic residue like crop stubble on the soil surface। इसमें इस तरीके से टिलेज करी जाती है कि जो पुराने फसलों के जो अवशेष बचे हैं वो मिट्टी के सरफेस पर एज इट इज बने रहें। इसका मैकेनिज्म कैसा होता है? These residue are not inverted and thoroughly mixed in the soil. Instead they remain as a protective cover। इनको क्या किया जाता है कि पुरानी जो फसल का जो अवशेष बचा हुआ है इसको मिट्टी में मिलाने के बजाय ऐसा ही मिट्टी के ऊपर छोड़ देते हैं कि जिससे ये मिट्टी के ऊपर एक मल्च का काम करें और धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर ही पड़े रहें और सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करें। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टबल मल्च टिलेज भी कहते हैं। हमारा जो कंजर्वेशन टिलेज है इसको स्टबल मल्च टिलेज भी कहते हैं। इसका जो की ऑब्जेक्टिव होता है वो सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करना होता है और इसके साथ साथ जो हमारा सॉइल वाटर है, बोले तो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करना होता है। क्योंकि मिट्टी में अगर मल्चिंग हुई रहेगी तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, तो सॉइल भी सुरक्षित रहेगी और दूसरा मॉइस्चर भी सुरक्षित रहेगा। अदर नेम क्या क्या होते हैं? जैसे एक तो मैंने अभी बताया स्टबल मल्च टिलेज होता है, फिर इको फ्लो होता है और अगला होता है रिड्यूस टिलेज। देखो रिड्यूस टिलेज और मिनिमम टिलेज में अंतर होता है। बहुत लोग रिड्यूस टिलेज और मिनिमम टिलेज को एक ही मान लेते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझना है। रिड्यूस टिलेज क्या होता है? स्टेबल मल्च टिलेज होता है या फिर कंजर्वेशन टिलेज होता है। इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं? जब रेजिड्यू सॉइल के सरफेस पर ऊपर ही पड़े रहते हैं तो वे सीड बेड प्रिपरेशन में दिक्कत करते हैं। आप खुद ही समझो कि आपके खेत में अगर पिछले पुरानी क्रॉप का अगर अवशेष पड़ा हुआ है तो आप टिलेज करोगे कैसे? ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसीलिए इसको करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट आते हैं, उन्हीं की मदद से इस कंजर्वेशन टिलेज को किया जाता है। आगे हमारा है टिलेज इम्प्लीमेंट एंड देयर यूजर्स। कौन कौन से इम्प्लीमेंट होते हैं और क्या क्या किया जाता है इसके? हमारा सबसे पहले है सीजल प्लाउ, जिसको हम सीधे सीधे बोलते हैं हल। इसको हम कल्टीवेटर भी कहते हैं। ये है हमारा कल्टीवेटर जो कि क्या करता है, ये ब्रेकिंग अप कॉम्पैक्ट लेयर और टॉप सॉइल की विदाउट इन्वर्टिंग द सॉइल। मिट्टी को ये पलटता नहीं है, बिना मिट्टी को पलटे ही एक गहरी जुताई करता है और मिट्टी को पल्वराइज करने का काम करता है। रोटरी टिलर की ये क्या होता है? कट एंड पल्वराइज लाइट सॉइल आफ्टर सिंगल पास। एक ही पास में इस तरीके से मिट्टी को क्या करता है, ये वाला है, ये अपना रोटरी टिलर है जिसको हम रोटावेटर बोलते हैं। ये मिट्टी को काटता है इस तरीके से, जैसे इसके यहाँ पर जो लगे हैं हल, ये क्या करते हैं, इसके ब्लेड जो होते हैं मिट्टी को काटते रहते हैं और उसको पल्वराइज करते रहते हैं, मिट्टी को भुरभुरी बनाते रहते हैं केवल एक ही बार में। फिर अपना है रिज प्लाऊ, ये कान बनाने का काम आता है। बोले तो रिज और फरो मेथड होता है जो आलू और गन्ने की बुआई के लिए बोलते हैं, तो ये इस तरीके का रिज बनाने का काम करता है, इसको रिज प्लाऊ बोलते हैं। इसके साथ साथ आपका बेसिन लिस्टर होता है, यानी कि ये मेड़ बनाने वाला काम करता है। जो मेड़ बनाते हैं, मेड़ बनाता है, ये क्या करता है, मेड़ बनाता है। जैसे जब आप गेहूं की खेती करते हो तो गेहूं की जो सिंचाई करते हैं
वो आपका बेसिन सिस्टम मेथड से करते हैं, ठीक, चेक बेसिन मेथड या फिर बेसिन मेथड से करते हैं। तो उसमें जो मेड़ बनाने वाला काम है, बोले तो क्यारियां जो बनाता है, तो क्यारियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर अपना है डिस्क प्लाऊ, इस तरीके का होता है, इसको कहीं कहीं पर राजा हर भी कहते हैं। डिस्क प्लाऊ होता है, ये क्या करता है, ये बहुत गहरी जुताई करता है, मिट्टी को काटता है और मिट्टी को पलटने का काम करता है। इस तरीके से मिट्टी काटेगा और इसे पलट देगा। तो ये क्या होता है, डिस्क प्लाऊ होता है। फिर आगे हमारा आता है ट्रैक्टर ड्राउन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर भी होता है। स्वीप टिलेज होता है, स्वीप कल्टीवेटर जिसको हम कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग करना और रूट को काटना और जो जमीन के अंदर के रूट होती है उन्हीं को काट देना। इस तरीके के इसके हल का जो आगे वाला हिस्सा होता है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है ऐसे बना होता है। ये क्या होता है कि जमीन के नीचे जब चलता है तो जमीन के नीचे जो भी खरपतवार होते हैं उनको काट देता है। ये मिट्टी को पलटता नहीं है, ये क्या करेगा, नीचे नीचे चलता जाएगा और नीचे जितने भी चीजें होंगी उनकी जड़ों को काटता जाएगा। इसके साथ साथ जो ग्राउंड नट है उनको भी उखाड़ने का काम करता है। मतलब जमीन के अंदर चला जाएगा तो जमीन से, जैसे मान लो ये जमीन है, इसके अंदर यहाँ चला गया तो इतने पार्ट को काट दिया। अब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी ढीली पड़ गई, तो जैसे ही आप ग्राउंड नट के पौधे को ऊपर से पकड़ोगे और पकड़ के जैसे थोड़ा सा उसको दबाव दोगे, तुरंत ही वो उखड़ जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपके हाथ में पूरा मूंगफली आ जाएगी। अगला है अपना हैरो, इस तरीके का हैरो होता है, आप लोग इससे परिचित होंगे, अगर आप लोग गांव से रहने वाले हो तो आप जानते होंगे कि ये हैरो होता है। फिर प्लांटर होता है, ये प्लांटिंग करने का काम आता है, जैसे गोभी की प्लांटिंग होती है और किसी भी तरीके की जो प्लांटिंग होती है उसके लिए प्लांटर का उपयोग किया जाता है। जैसे पैडी प्लांटर आता है ना, धान की प्लांटिंग करने के लिए प्लांटर का उपयोग किया जाता है। फिर अगला आता है सीड बीड स्टार बीडर, ये स्टार बीडर नाम की एक मशीन आती है जो कि क्या करता है, ये निकाई करने में और गुड़ाई करने में, निकाई गुड़ाई आपने नाम सुना होगा, निकाई गुड़ाई जो हम कुदाल से करते थे, हमारे पूर्वज जो कुदाल से काम किया करते थे, वही निकाई गुड़ाई करने के लिए एक नया इक्विपमेंट आया है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बीडर इसको कहा जाता है। आगे हमारा है हार्वेस्टिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टिंग कैसे कैसे करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग करने के लिए पोटैटो डिगर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पोटैटो को खुदाई के लिए पोटैटो डिगर, ग्राउंड नट की खुदाई के लिए ग्राउंड नट डिगर, ग्राउंड नट के जो सेलर्स होते हैं यानी ग्राउंड नट पर जो फलियां होती हैं उसको पौधे से अलग करना ग्राउंड नट सेलर से किया जाता है। मेज सेलर, इससे मेज का जो भुट्टा होता है और मक्के का जो भुट्टा होता है उससे मक्के के दाने को अलग किया जाता है। सीड ड्रेसिंग ड्रम होता है, इसको इसमें सीड ड्रेसिंग या सीड के साथ जब कोई केमिकल मिलाना होता है, चाहे कोई फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, तो उसको मिलाने का काम किया जाता है। इसमें इस तरीके से 45 डिग्री पर एक झुकाव होता है, 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, ऐसा लगा होता है और इसको गोल 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 ऐसे घुमाते हैं। जब इस ड्रम को घुमाएंगे तो इस ड्रम के अंदर ऐसे तरीके के स्ट्रक्चर बने होते हैं कि इसके अंदर जो सीड डालेंगे और जो भी चीज इसके अंदर डालेंगे वो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, बोले तो मिक्स करने के काम में आता है। इसमें जो सीड ट्रीटमेंट करने का ज्यादातर काम किया जाता है, जो सीड ट्रीटमेंट होता है उसको करने का काम किससे किया जाता है, सीड ड्रेसिंग ड्रम से किया जाता है। फिर उसके बाद आता है हैंड गिन, यूजिंग ऑफ सेपरेट कॉटन लिंट फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड, ये हैंड गिन आता है जो कि कपास के जो फाइबर्स होते हैं उनको कपास के सीड से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। आगे आता है हमारा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करते हैं उनमें सबकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बोले तो इसको ग्रो करने के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। इससे एग्जाम पे कई कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। जैसे अपना गेहूं है, जो गेहूं के लिए आपको 450 से लेकर 650 मिलीमीटर बरसात की जरूरत पड़ती है पानी की। राइस के लिए 900 से 2500 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। मक्के के लिए 500 से 800। सोरगम क्योंकि दलहनी फसल है तो 450 650। इसके साथ साथ जो हमारा शुगर केन है इसमें बहुत ज्यादा लगता है, 1500 से 2500। एक तो आपका राइस है और दूसरा शुगर केन है, इन दोनों में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। टोबैको में 400 से 450 से 600 मिलीमीटर, टमाटर में 600 से 800 मिलीमीटर, मटर में 350 से लेके 500 मिलीमीटर और ओनियन में 350 से 550, कैबेज में
350 से 500 मिलीमीटर की पानी की जरूरत पड़ती है। शुगर बीट है 550 से 750, सोयाबीन है 450 से 700, ग्राउंड नट है 500 से 700, कॉटन 700 से 1300, फॉरेन मिलेट ये है आपका 450 से 600, बनाना है 1200 से 2200, तो इसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। सिट्रस 900 से 1200, ग्रेप 500 से 1200, पाइन एप्पल 700 से 1100, इस तरीके से होता है। इसमें जो पैडी और राइस आपका है, ये दोनों सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप होती हैं, इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। आगे आता है हमारा क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। सीरियल और लेग्यूम की क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं, उनमें जब क्रॉप ग्रो हो रही होती है तो क्रॉप में हर समय पानी का रिक्वायरमेंट एक सा नहीं रहता है। कई बार पौधों को पानी की कम जरूरत पड़ती है, कई बार पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बात होगी कि कौन कौन से स्टेज में पानी की रिक्वायरमेंट पौधों के लिए ज्यादा होती है। बोले तो जिसको हम क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं या क्रांतिक अवस्था बोलते हैं। क्रांतिक अवस्था, ये इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे जो गेहूं है, गेहूं में CRI स्टेज जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो CRI स्टेज जो आता है वो 21वें दिन आता है, 21 डे आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग कितने दिन, बोले तो बुआई के 21वें दिन बाद क्राउन रूट निकलने लगती है गेहूं की, और इसी समय सिंचाई करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ शूटिंग और हेडिंग। हेडिंग निकलने बोले तो ये जो बाली होती है ना गेहूं की, वो निकलने लगता है तो उसको हेडिंग बोलते हैं, और शूटिंग निकलने जिसको हम फिर कहते हैं पहलवाना। जब ये हेड निकलने के थोड़े से जस्ट पहले की बात है तो शूटिंग वाला स्टेज। धान की बात करें तो धान में जब पेनिकल निकलने लगता है, बोले तो जो धान का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो निकलने लगता है, और हेडिंग और फ्लावरिंग वाला जो टाइम होता है ये क्रिटिकल होता है। मेज में जब टेसल निकलने लगता है, जो मेल पार्ट होता है, सिल्क निकलने लगता है जो फीमेल पार्ट होता है, और ग्रेन फॉर्मेशन जब भुट्टे के अंदर दाने भरने लगते हैं। तो ये 3 स्टेज इसके जो होते हैं वो क्रिटिकल स्टेज होते हैं। सोरगम में बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और ड्रॉटिंग। बूटिंग का मतलब जब ढेर सारे ऐसे बूट निकलने लगते हैं तो उसको बूटिंग बोलते हैं। जब फ्लावर निकलने लगता है, मिल्किंग स्टेज होता है जब दाने में थोड़ा सा दूधियापन हो जाता है, और जब दाना सूखने लगता है तो ये स्टेज है। बारले में अपना शूटिंग और हेडिंग है, जब शूट निकलने लगता है और हेडिंग निकलने लगता है। बोले तो हेडिंग बोले तो जो बाजरा का जो गुल्ला निकलने लगता है, ठीक, बाजरा का जो गुल्ला होता है जिसमें बाजरा लगता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। शुगर कैन में फॉर्मेटिव स्टेज और टिलरिंग स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज ये लगभग 60 दिनों तक चलती रहती है, वो वाली स्टेज है। और टिलरिंग स्टेज जब ढेर सारे टिलर निकल रहे होते हैं गन्ने से। सोयाबीन जो होता है इसमें फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन। ग्राउंड नट है फ्लावरिंग और पेग पेनिट्रेशन जिसको हम पेगिंग बोलते हैं, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेगिंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन ग्राउंड नट। इसके साथ साथ अर्ली जो पॉड डेवलपमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मटर है उसमें फ्लावरिंग और पॉड डेवलपमेंट, ग्राम में फ्लावरिंग और पॉड डेवलपमेंट, पिजन पे में बड़े इनिशिएशन और पॉड डेवलपमेंट। ये सभी चीजें जो हैं ये इन क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार 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 देखते रहोगे, समझते रहोगे तो याद हो जाएगी। कॉटन की बात करें तो कॉटन में फॉर्मेटिव स्टेज होता है और बॉल फॉर्मेशन, ये दोनों स्टेज काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हैं। फिंगर मिलेट में पेनिकल इनिशिएशन जब इन्फ्लोरेसेंस निकलने लगता है तो फ्लावरिंग निकलने लगता है। इसके साथ साथ पर्ल मिलेट में हेडिंग और फ्लावरिंग। हेडिंग और फ्लावरिंग, पर्ल मिलेट बोले तो बाजरा की यहाँ पर बात तो हो रही है। एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, बारले में किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं बारले को अभी पढ़ाते पढ़ाते मैंने गुल्ला बोल दिया था, यहाँ पर बाली होना चाहिए। मैं बारले मेरे दिमाग में यहाँ पर आ गया था, पर्ल मिलेट आ गया था, बाजरा आ गया था। सो हेडिंग का मतलब बाली निकलना हो रहा था। वैसे यहाँ पर भी जो निकलता है इसको भी हम हेडिंग ही बोलते हैं, पर्ल मिलेट को भी। तो यहाँ पर भी जो ये देखो हेडिंग लिखा है ना पर्ल मिलेट, तो यहाँ पर ये गुल्ला निकलना नहीं, यहाँ पर गुल्ला निकलता है। बोले तो जो बाजरे का जो भुट्टा निकलता है वहाँ बाजरे का भुट्टा भी कहते हैं, और कहीं कहीं पर बाली भी कहते हैं बाली छोड़ रहे। यहाँ गुजरात में ज्यादातर बाली उसको, गुजरात में कह रहा हूँ, राजस्थान में इसको ज्यादातर बाली कहते हैं। सीसम जो होता है हमारा उसमें फ्लावरिंग स्टेज जो होती है वो क्रिटिकल स्टेज होती है। सनफ्लावर में फ्लावरिंग बड़ इनिशिएशन है, हेड इनिशिएशन है, फ्लावरिंग मिल्किंग स्टेज। से फ्लावर में फ्लावर बड़ इनिशिएशन है, चिली में फ्लावरिंग है, पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन और ट्यूबर की मैच्योरिटी है। ट्यूबर फॉर्मेशन से लेके ट्यूबर मैच्योरिटी तक इम्पोर्टेंट है। ओनियन में बल्ब की फॉर्मेशन से लेके मैच्योरिटी तक
ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी हमारे क्रॉप्स के क्रिटिकल स्टेज हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर याद कर लेना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो जेन्युइनली अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक ज़रूर करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके साथ-साथ हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स है, जो कि ₹1000 में मैंने लॉन्च कर रखा है, इस कोर्स को अगर आपको खरीदना है, तो आप यहाँ पर जो वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख के आप खरीद सकते हो। कैसे खरीदना है, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को भी देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।